वेलकम टू पीडी क्लासेज। आज का क्लास है में बिहार का आधुनिक इतिहास। बिहार में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 1632 ईस्वी को विकल्प को सही मानता है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री का स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तक में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना 1638 ईस्वी में दी गई है। पटना कॉलेज और कलेक्टेड डच की अफीमों की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होती थी। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। यूरोपियों का बिहार में आगमन। पुर्तगाली सर्वप्रथम आगमन व्यापारिक केंद्र हुगली बंगाल में बना और सोरा का व्यापार करते थे पुर्तगाली। डच प्रथम फैक्ट्री पटना 1632 वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन है और सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात करते थे। उसके बाद अंग्रेज प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना 1620 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में। उसके बाद अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी और प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट 1865 ईस्वी में आए थे। उसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। जुलाई 1763 में मीर कासिम को थॉमस एडम्स ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया उधवा नाला के युद्ध में भी पराजित हुआ। अक्टूबर 1764 में मीर कासिम औध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई। उसके बाद अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम II को 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हो गई। प्रमुख विद्रोह क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे सोवियत विद्रोह कहा जाता है। 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ। वहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। फारजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे। पटना इसका केंद्र था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी की बर्तन दिया गया, जिससे लोटा विद्रोह भड़क उठा। उसके बाद हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में सोने का इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोने की इजरादारी अधिक थी। फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोने का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता के शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। कोल विद्रोह 1831 से 32 यह बिहार का पहला
सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। दिकियों द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दब गया। कोल विद्रोह के बाद छोटानागपुर के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन 8 को प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटानागपुर, खास, पलामू, खड़गडिहा, रामगढ़ और कुरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधियों को सौंपी गई। इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विलिक्सन थे। ये वही विलिक्सन थे जिन्होंने कोल विद्रोह को दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। आगे जनसाधारण में किशुन साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे विल्किसन ने ही विल्किसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया। संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस और न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवाना के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था दिकियों को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। जून 1855 में भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिद्धू को राजा, कन्नू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कन्नू की बहन फूलो और झानो के रूप में मिलता है। इस विद्रोह के प्रसार भागलपुर से राजमहल तक हो गया था। बरहैत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दामन कोह में सिद्धू, कन्नू, चांद और भैरव ने हजारीबाग में अर्जुन माझी तथा भैरव माझी ने एवं बीरभूम में गोड़ा माझी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं और सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों को दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बाड़ो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। इस विद्रोह को दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है। इस कार्य में इन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सहयोग प्रदान किया। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद और भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहैत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किया। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 का अधिनियम
1937 के अंतर्गत दमन एक्को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल 4 जिले थे। साथ ही 1860 ईस्वी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किया गया। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूलो के सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, लाया गया। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत के प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया, किंतु सफाहौर आंदोलन का जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। मुंडा विद्रोह बिहार में इस आंदोलन का व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल के संज्ञा दी जाती है। 1899 से 1900 ईस्वी में इस आंदोलन के दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं को संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक या भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची वर्तमान खूंटी जिला के उल्हातू गांव में हुआ। बिरसा का प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल और बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1886 में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा को दाखिला दाऊद नाम से हुआ। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया। आनंद पांडे के संपर्क में आया। इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा ने मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शन का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिससे लोग ने बिरसा धर्म कहा और इनके अनुयायी बिरसाइत कहे गए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई, परंतु 2 वर्ष के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल में छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची, खूंटी, काड़ी, त्रोपा, तमार वासियों क्षेत्रों में भड़क उठी। स्रोत है लाइफ एंड मूवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा, पेज नंबर 45। विद्रोहियों ने ईसाइयों के भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचाने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार ने इस विद्रोह को कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी 1900 को डोंबारी से कुछ दूर सैल रैकबा
शैल रेकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों और अंग्रेज़ों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारबेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों विद्रोहियों को पराजय हुई। 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा को गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेज़ों को जानकारी दे दी। बिरसा के चक्रधरपुर सिंहभूम से पकड़ लिया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। विद्रोह के कारण मुंडा खुटकटी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगाड़ी प्रथा को प्रचलन करना, मशीनरियों को भ्रामक नीतियाँ एवं उनसे मुंडाओं को मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराश। तत्कालिक कारण 1894 का छोटानागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र मुंडा राज्य का स्थापना करना, दिकियों से अपने भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना। वर्ष 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुटकटी अधिकारों को पुनः स्थापित करना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना। ताना भगत आंदोलन। ताना का शाब्दिक अर्थ होता है खींचना या तानना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना और उन स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख या उराव मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश उरावी के देवता को आराधना पर बल दिया। पशु बलि, मांस मदिरा कृतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्राय आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है और उसे जर्मन कैंसर बाबा कहा जाता था। आगे ताना भगत आंदोलन को देव मानिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। उन्होंने स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपथ समाप्त किया जाए, समानता का स्थापित किया जाए, भू राजस्व समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगें जनजातीय आंदोलन आए बदलाव को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत और जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीन पड़ गया। इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने का आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगत ने गांधी जी के बारे में सुना तथा यह समझने लगा कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत और नेतृत्व में ताना भगत पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। ताना भगत ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों का भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए। वर्ष 1940
कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपया की भेंट दी। 1857 का विद्रोह। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों का विद्रोह कर दिया। आरा जगदीश भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व 27 जुलाई 1857 को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेज राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती बढ़ाने के लिए नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिससे देने में किसान का असमर्थ थे। मुरली भड़वा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुँचे। वहाँ से चंपारण पहुँचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजहरुल हक से मिले। इसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुँचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे। यहाँ वह हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रज किशोर प्रसाद, धरनीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी और FG सलाई अध्यक्ष आदि शामिल थे। वर्ष 1918 में चंपारण एग्रियन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया। मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना चलाया गया। असहयोग आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेता ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास देशबंधु थे। किसान सभा। वर्ष 1929 में स्वामी शाहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी शाहजानंद अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिन्हा सचिव बने। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बकासत कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर वर्ष 1937 से 39 में चलाया गया।
नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का योजना बनाई। वर्ष 1931 में पटना बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुई। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर में बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों को जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया। स्वतंत्र प्राप्ति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा ने नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन। बाबाजी ठाकुर दास पटना में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किए 1906 से 7 में। उसके बाद मजहरुल हक सदाकत आश्रम का स्थापना किए और इनका एक समाचार पत्र था दी मदरलैंड। उसके बाद बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल, जो कि बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा हुई और बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किए थे, और पटना में आंदोलन समिति का शाखा का स्थापना किए थे सचिंद्रनाथ सन्याल। उसके बाद आंदोलन समिति पटना शाखा का स्थापना के सहयोग बंकिम चंद्र मित्र और लिबर्टी लीफ लेटर वितरण 1915 में किए थे, और सहयोगी टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार के नेशनल कॉलेज। उसके बाद बैकुंठ शुक्ल जो कि हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां किए थे। फरिंदर घोष लाहौर षड्यंत्र के गवाह को बेतिया में हत्या किए। मोतिहारी जेल में फांसी हुआ इनका, बैकुंठ शुक्ल को। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पीडी क्लास से अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।